नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीति के ऐसे योद्धा जिनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, जिनकी बात में सच्चाई और गहराई दोनों होती है। हालात कैसे भी हों, वो हमेशा डट कर खड़े रहते हैं और मुकाबला करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब का। इमरान मसूद साहब, आपका बहुत स्वागत है शुक्रिया स्टूडियो में। शुक्रिया। आप यहाँ आए, हमें वक्त दिया। इस पॉडकास्ट के सिलसिले में जो हमारा सबसे पहला जो आपसे गुफ्तगू का जो पहला सवाल है वो ये है कि आप अभी, हालांकि वो आपकी पारिवारिक ज़िंदगी से है, आप अभी उम्रा करके आए हैं, उसके बाद दुबई भी घूमने गए, कुछ शेयर करना चाहेंगे इस सफ़र के सिलसिले? मैं घूमने नहीं गया था एक्चुअल में। वहाँ जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों का बहुत दिन से इसरार हो रहा था कि वहाँ आना चाहिए। रियाद में मेरा प्रोग्राम भी नहीं था, मैं उम्रा करने गया, तो वहाँ से बहुत लोग मेरे से इसरार करने लगे। फिर मैंने अपना प्रोग्राम को एक्सटेंड कर करके मैं रियाद गया, और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ सैकड़ों लोग थे। और रियाद में दूसरी मुल्क में जा कर के अपने लोग मिलते हैं तो खुशी होती है, तो मैं उनके इसरार को टाल नहीं सका और मैं गया वहाँ। इसी तरह से दुबई में मुझसे लगातार इन्होंने कहा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। और दुबई में शायद 22 नवंबर को दोबारा सर सैयद डे का प्रोग्राम पर फिर मैं जाऊंगा। दुबई तो आपको, मुझे लगता है कि इंडिया की तरह ही लगता होगा। हाँ, वहाँ दुबई सब तो मिक्स है ही, कल्चर के सब लोग, लोग अपने ही लोग तो हैं। वहाँ बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ तो मिलने वालों से फुर्सत नहीं रहती इतना। कभी 2 दिन के लिए मैं कभी चला जाऊँ तो मिलने वालों को ये बहुत लंबा वो रहता है। आप जंगलों में पेड़ लगाने के शौकीन हैं, इसके अलावा आप ऑफ राइडिंग के भी शौकीन हैं। ये शौक़ कहाँ से आया? देखिए, बचपन से मेरा जो गुज़रा है वो ज़मीन, जंगल, जानवर, इससे मेरा लगाव रहा है। मुझे खुल कर के सांस आता है जंगल में जाकर। मुझे जो भी वक्त मिलता है मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त मैं फिर जाकर के अपना जंगल में बिताऊँ। सहारनपुर नज़दीक भी है हाँ, उत्तराखंड नज़दीक से। है, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो भी आप कह सकते हो। तो मेरा शुरू से मैं जंगल प्रेमी हूँ, तो जंगल के प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए मुझे हमेशा रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें। और अभी मैं लगातार, मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी बात की, डीजी फॉरेस्ट से भी बात की, फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉरेस्ट सेक्रेटरी से भी अपनी मीटिंग में बात की थी। तो मेरा एक है, अभी लगा हूँ कि कुछ हम जो प्रिजर्वेशन है, क्योंकि टाइगर के लिए और एलिफेंट्स के लिए तो लगातार सफारी और लगातार रिजर्व बने, लेकिन जैसे जैसे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे लेपर्ड जो था वो जंगल से बाहर आ रहा है। हाँ, मेरा अभी, मैं इसके बारे में आपसे बात करता अभी। तो वो लेपर्ड जंगल से बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी टेरिटरी मार्क हो जाती है। टाइगर एक बड़ा शाई एनिमल है। टाइगर चाहता है कि वो जंगल में अकेला रहे। वो फैमिली, वो लायन की तरह सामाजिक प्राणी नहीं है जी वो बिल्कुल अकेला रहता है, और फिर वो अपनी टेरिटरी में किसी की एंट्री नहीं देता। जी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो आपस में संघर्ष बढ़ रहा है। दूसरे जंगल में जगह कम पड़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर 10 साल ये चक्र और चलेगा तो दिल्ली की गलियों में भी आपको लेपर्ड मिलेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में देखा गया है लेपर्ड का हैबिटेट चेंज हो रहा है। लेपर्ड का हैबिटेट चेंज हो रहा है, तो लेपर्ड अब गन्ने के खेत में मिलने लगा। नहीं, गाजियाबाद में तो कोर्ट में आ गया था। हाँ, अपनी अर्जी लेपर्ड लेकर गन्ने आ जाएंगे। देखिए, एक्चुअल क्या है कि लेपर्ड को टाइगर रहने नहीं देगा। टाइगर की टेरिटरी लंबी होती है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है। तो मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हम एक टाइगर रिजर्व जैसे बनाएं, तो हमको लेपर्ड रिजर्व भी बनाना चाहिए। उसमें बिजनौर और सहारनपुर हरिद्वार का कुछ हिस्सा, सहारनपुर और हरिद्वार का कुछ हिस्सा है जो एक इसके लिए एक सुटेबल जगह थी। मैंने उनको प्रपोज भी किया। अब देखिए आगे क्या गवर्नमेंट उसके अंदर एक्शन लेती है। तो ये ऑफ रोडिंग का जो आपको शौक़ है, इसमें कुछ खास किस्म की बाइक या कार यूज़ करते हैं? नहीं, बाइक से मुझे बहुत डर लगता है। मैं बाइक बहुत कम चलाता हूँ। बाइक मैं बच्चों को भी नहीं चलाने देता। मैं बाइक से ज़्यादा ख़तरनाक सवारी नहीं मुझे लगती कोई। तो मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। मुझे ऑफ रोडिंग का गाड़ी बचपन से ही चलाता हूँ, तो शौक़ है बस, वो और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ प्योरली शौक़ है, या राजनीति में जो इतना तनाव रहता है हमेशा ही, चाहे वो इलेक्शन का टाइम चल रहा हो
मुझे या तनाव बगैर नहीं इलेक्शन होता के साहब। भी, उस तनाव को दूर करने के लिए? मुझे तनाव ही नहीं होता, मैं तो तनाव रहित प्राणी हूँ, मुझे तनाव बनाव नहीं होता। जो अल्लाह कर रहा है बेहतर कर रहा है, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। अपनी तरफ से आप ईमानदारी से काम करते रहिए, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में। जो अल्लाह हमारे हक़ में अच्छा समझेगा वो नतीजा देगा, जो वो नतीजा देगा उसके ऊपर हमें सब्र करना है, उसके ऊपर हमें सुकून करना है, उसके ऊपर हमें शुक्र करना है। ये सब्र करने वाली बात जो है कहाँ से आई? ये इसकी कुछ खास मीनिंग है? नहीं नहीं ये हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। नहीं नहीं, देखिए सब्र तो भाई इस्लाम के अंदर हमें सब्र तो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी के अंदर। नहीं, जिस तरह से आजकल राजनीति चल रही है, बीजेपी के जब से ये 2014 में जब से उदय हुआ है उनका दोबारा से, उसके बाद से जो पूरे देश में जो हालात हैं, जो हिंदू मुस्लिम देखिए, हर चीज़ कंट्रोवर्सी है, ये इसमें जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं। खास ये एक चक्र होता है, लोगों की समझ में आ गया। अब लोगों की समझ में आ गया कि देश के नौजवान को रोज़गार पे आप बात नहीं करेंगे, अपने बच्चे आप पढ़ाएंगे विदेश के अंदर, और गरीब का बच्चा लगा देंगे आप नफ़रत के अंदर। भुगतान करेगा देश, कारोबार बर्बाद हो गया देश का। आप बताइए, पूरी इकोनॉमी बैठ गई है, लोगों के पास काम नहीं है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, सामान बिक नहीं रहा है, दुकानें खाली पड़ी हैं। देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। किसान बर्बाद हो गया, उसकी फसल का दाम मिलता नहीं। तो ये हमने जो अपनी इकोनॉमी को बना दिया वो हमने कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। तो लोग हमारा दोहन करने के लिए आते हैं, दोहन करते हैं और चले जाते हैं। हम उत्पादन बेस्ड इकोनॉमी बना ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप इसके ऊपर गंभीर चर्चा नहीं करेंगे, इस विषय के ऊपर गंभीरता के साथ बात नहीं करेंगे, तो तब तक ये तमाम समस्याओं का सामना देश के लोगों को करना पड़ेगा। केवल इससे पेट नहीं भरेगा कि आप उनकी संतुष्टि कुछ नारों से नफ़रत के करने का काम कर दें। नफ़रत एक ना एक दिन ख़त्म होगी। वो कब तक लगता है? देखिए, अब लोगों की समझ में आ रहा है, नफ़रत ख़त्म होगी। नफ़रत, या तो एक बात बताइए, जो आप नफ़रत फैला रहे हैं आप उनको निकाल देंगे क्या देश से? जिनके लिए आप नफ़रत फैला रहे हो, अगर कोई फार्मूला आपके पास हो कि आप 25 करोड़ लोगों को साइड लाइन कर सकते हो तो वो बता दो। 25 करोड़ तो आप छोड़ दीजिए, 1 करोड़ को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। तो जब आप कर नहीं सकते तो आप नफ़रत फैला करके माहौल को तनावपूर्ण कर करके सारा कारोबार तबाह कर देते हो। और जिनके लिए आप कहते हो, कारोबार किसके पास है? कारोबार उन्हीं के पास है जिनकी बात आप कर रहे हो। इकोनॉमी वही चला रहे हैं जिनके लिए आप बातें करते हो। इकोनॉमी बैठती है, कारोबार तबाह होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? उसी वर्ग का होता है जिस वर्ग की आप राजनीति कर रहे हो। ये बात लोगों की अब समझ में आ रही है। मेरा ख्याल है कि 11 साल हो चुके हैं। अभी अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अभी कितना और टाइम लगेगा आपके हिसाब से लोगों को सही समझने में? लोगों की तो समझ में आ रहा है। अभी जो आज राहुल जी ने समझाया है ना, जो राहुल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके समझाया है, लोगों की सब समझ में आ रहा है। ये चुराई हुई सत्ताएं हैं, ये चुराई हुई सत्ता है, चुराया हुआ लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो कुछ ये तमाशा चल रहा है अभी ये एक्सपोज हो रहा है। ये चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन। हमारी जड़ें, हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो बहुत मजबूत हैं और हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसे ये उखाड़ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अरे कोशिश, हम तो सबूत दे रहे हैं। आप कोशिश की बात कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं। कोशिश तो वो होती है जो ठगा छुपा बात हो। राहुल जी ने तो सबूत दिए हैं, राहुल जी ने तो सबूत के साथ बोला है। इमरान साहब, अक्सर जो है आप अपने बयानों से सब कुछ करते हुए भी, सर्वधर्म सद्भाव रखते हुए भी, हर जाति और धर्म के लोगों के लिए काम करते हुए भी कई बार निशाने पाए जाते हैं। देखिए, निशाने पे तो ताकत वाला आदमी हमेशा आता है। निशाने पे आना तो इसका मतलब आप निशाने पर आ रहे हो, इसका मतलब आप ताकतवर हो। कमज़ोर पे बेचारे पे कौन निशाना लगाता है? तो ताकतवर पे ही तो निशाना लगाते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं घबराया हूँ, आज तक भी नहीं घबराया हूँ। कुछ लोग आपको एक सांप्रदायिक नेता या एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करने वाला नेता। ना तो मैं सांप्रदायिक हूँ और ना मैं संप्रदाय विशेष का नेता हूँ, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। मेरे दो खून के अंदर, रग रग के अंदर संविधान घुसा हुआ है और संविधान की सेक्युलरिज्म की परिभाषा घुसी हुई है। मेरी परवरिश उस हाल में हुई है जहाँ हिंदू और मुसलमान का तो भेद जान नहीं सकते। मेरे चारों तरफ तो मेरे घर नॉन मुस्लिम के थे, हम पले बड़े उनके घरों के अंदर, तो हमारे पे तो सोच भी नहीं आ सकती कि हम नफ़रत की बात या धर्म के आधार के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं फ़र्क की।
गाय भी पालते हैं आप, मेरा ख्याल है। हाँ मेरे घर में है। तो गाय का दूध तो सबसे अच्छा होता है। गाय का दूध तो सबसे अच्छा होता है। आप बताइए, गाय का दूध सबसे अच्छा होता नहीं होता क्या? गाय का गोश्त तो अच्छा नहीं होता। गाय का गोश्त तो वैसे भी, वो तिब्बे नब्बे में तो वैसे ही लिखा है कि गाय का गोश्त अच्छा नहीं होता, और मैं तो गोश्त ही नहीं खाता। तो जब मैं गोश्त ही नहीं खाता तो मुझे पता ही नहीं है। ये मुस्लिम लोग इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि गाय मजहबी तौर पे भी हमारे लिए अच्छी नहीं है और कानून में भी वो हमारे लिए जो देखिए, है मैं अवैध है। सख्त विरोधी हूँ, लेकिन इसकी एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। गाय क्या काटी जाती है, वो गोश्त के लिए नहीं काटी जाती। उस इकोनॉमी को समझिए। मैंने एक बार असेंबली में कहा था, मैंने कहा जो गाय काटी जा रही है, इस इकोनॉमी को तोड़िए ना। काफ का जूता पहनने का बहुत शौक है कि काफ लेदर का जूता है, तब समझ में नहीं आ रहा आपकी कि काफ लेदर क्या है। गाय काटी जाती है लेदर के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि उसके स्किन से जूता अच्छा बनता है। तो आप उस फैक्ट्री को टारगेट करिए जो गाय की खाल खरीद रही है। जब तक आप उसको नहीं तोड़ोगे तब तक ये नीचे वाले, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, सस्ते में पकड़ी गाय काटा और उसकी खाल उतारी और बेच दी कंपनी में। तो मेरा ख्याल है बीजेपी के लोग तो यूज़ नहीं करते होंगे काफ लेदर। जाके पूछिए कौन कौन पहनता है, कौन कौन नहीं पहनता। देखिए हम नहीं पहनते, देख लीजिए हम नहीं पहनते, तो पता चल जाएगा। मतलब ये जब तक आप इकोनॉमी में चोट नहीं करोगे तब तक ये रुकेगा नहीं। गोश्त के लिए नहीं काटी जाती गाय। लेकिन अक्सर गोश्त पकड़ा जाता है। मैं कह रहा ना कि आप मजदूर मार रहे हो, आप तो मार मजदूर को रहे हो ना। वो चंद पैसों के लिए कर रहा है, मार तो उसको रहे हो जो पैसा कमा रहा है, उसको नहीं मारोगे आप, क्योंकि वो फैक्ट्री आपकी है। अरे उस फैक्ट्री वाले को क्यों नहीं मार रहे हो जो फैक्ट्री गाय के लेदर से, गाय के चमड़े से लेदर बना रही है? उस फैक्ट्री को क्यों नहीं मार रहे हो आप? हाँ, ये भी आपने सुनिए मेरी बात, मैं तो इसको पूरी इकोनॉमी को समझता हूं। आपने पशुवध का ठेका दिया और पशुवध के ठेके के नाम के ऊपर मृत पशुओं की खाल के अंदर आपने सप्लाई दे दी फैक्ट्री के अंदर। कितने पशु मर रहे हैं भाई? नेचुरल डेथ कितनों की हो रही है, कितनों की स्किन उतर रही है, और माता की स्किन उतार क्यों रहे हो? दबा दो। तब धर्म कहां की बात क्यों नहीं करते आप उस फैक्ट्री वाले को टारगेट क्यों नहीं करते जो फैक्ट्री काफ लेदर इस्तेमाल कर रही है? आप उसको नहीं टारगेट करेंगे। यानी आपका मानना है कि ड्यूल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल है। आप मजदूर मार रहे हो नीचे का। आप जो कड़ी है जहां से पूरी की पूरी लड़ी टूट जाएगी, आप उस लड़ी को काटोगे नहीं, काटेंगे नहीं। मैं इतना बोल रहा हूं, काटेंगे नहीं। मैं असेंबली में बोला था काटेंगे नहीं, क्योंकि फैक्ट्री इनकी है। किसकी है? जिसकी बात, जो नफरत की बात कर रहे हैं। मीट कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? मीट एक्सपोर्टर कौन है सबसे बड़ा? कोई मुसलमान है क्या? कोई मुसलमान मीट एक्सपोर्टर है क्या बड़ा? पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है? और गुनाहगार मुसलमान कौन? बीफ किसको बोलते हैं? बीफ किसको बोलते हैं? ब्राजील के बाद, ब्राजील पहले हुआ करता था, अब आज की डेट में इंडिया है। पिछले 2015 से जी इंडिया नंबर 1 है। किसका है? अल कबीर, अल नूर किसका है? कौन ओनर है जो सबसे बड़े मीट सप्लायर हैं? नहीं, लेकिन बीजेपी तो, अरे ओनर कौन है बताइए ना। बीजेपी तो कहती है कि नाम को जाहिर करो। नाम जाहिर? आपने नाम मैं तो नाम बता रहा हूं भैया। अल कबीर किसका है बताओ ना मुझे। अल नूर किसका है बताओ ना मुझे। कौन है? नहीं करोगे आप। जहां से नफरत की फैक्ट्री चला रहे थे मुजफ्फरनगर में, वहीं चल रही है अल नूर। कहां से आ रहा है बताइए मुझे, कहां से आ रहा है? तो आप नाम को लेकर के आपकी आपत्ति है? यानी आप, मेरी आपत्ति नाम को लेकर नहीं है। मेरी आपत्ति है कि आप टारगेट मुसलमान को करते हो। लेकिन आप ये बताइए कि आप बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, फैक्ट्री कौन ला रहा है? एक्सपोर्ट जो मीट होगा वो स्लॉटर हाउस से कटा हुआ होगा, जो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस होगा। स्लॉटर हाउस किसके हैं? किसके स्लॉटर हाउस हैं? आप बताएं। आप बताओ मुझे किसके स्लॉटर हाउस हैं? आप पैसा मिलना चाहिए। आपका पैसे के अंदर खेल चल रहा है, आपको पैसा मिलना चाहिए, बाकी आपको मतलब नहीं है। अच्छा, आपका पॉलिसी को लेकर के, इस एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर, मैं एक्सपोर्ट पॉलिसी के बिल्कुल, देखिए जब तक ये इसका वाइस वर्सा दूसरा भी ले लीजिए, अगर ये चक्र नहीं घूमेगा, इस इकोलॉजिकल चक्र है, अगर ये पूरा नहीं होगा तो भैया खा जाएंगे सब एक दूसरे को। जगह तो उनको भी चाहिए। ये तो इकोलॉजिकल चक्र है।
जंगल के अंदर पड़े हुए पेड़ को नहीं उठाने दिया जाता, क्यों नहीं उठाने दिया जाता? आपने इकोलॉजिकल चक्र है, पेड़ गलेगा, पेड़ के अंदर दीमक लगेगी, दीमक करके बम्बी बनाएगी, उसके आकर के भालू खाएगा, उसको आकर के दूसरे और जानवर खाएंगे। ये एक इकोलॉजिकल चक्र है, जो प्राकृतिक चक्र बना हुआ है ना, वो पूरा होना चाहिए। इंसान में और जानवर में, जो शेर है, शेर घास खा लेगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि इसके कैनाइन है, नहीं खाएगा जी। भैंस को आप गोश्त खिला दो, खाएगी नहीं। कैसे खाएगी भैंस गोश्त? क्योंकि उसको जो पाचन तंत्र है, उसके दांत जो हैं वो चपटे हैं, वो सिर्फ घास ही चबा सकती है। इंसान ये आप जो चक्र की बात कर रहे हैं, गोश्त यानी पालन से लेकर के स्लॉटर हाउस में जाना, फिर उनका एक्सपोर्ट होना, फिर उनका बिकना, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो वापस आना, इस चक्र में सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? अल कबीर, अल नूर, बहुत लाइन से नाम है भैया। सबसे बड़ा शेर तो अल कबीर का है, लाइन से नाम है। कौन है ये? इनके नाम उजागर करो ना। चलिए, खैर जो है इस पे भी काफी लंबी बात हो नहीं गई। नहीं, लंबी बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमान को टारगेट किया जाता है बिला वजह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी हम लोग, इससे पहले मैंने पूछा कि फिर भी आप तमाम धर्मों और जातियों के लोगों के लिए काम करते हुए भी आप पर सांप्रदायिकता का आरोप लग जाता है। आपने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं हूँ। उसके बावजूद कोर्ट में आपके कई केस चल रहे हैं। तो कोर्ट में चल रहे हैं, तो कौन सा नेता है इसमें जिस पे कोर्ट पे केस नहीं चल रहे हैं भाई? नेतागिरी करोगे तो कोर्ट के केस झेलने के लिए तैयार रहो, तैयार है, न्याय मिलेगा। न्यायपालिका से थोड़ी ना ये उम्मीद करेंगे कि न्यायपालिका न्याय मिलेगा। न्याय पे ही अभी 2 रोज़ पहले जो है डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वक्फ पे, किस तरह से देखते अभी हैं? डिसीजन नहीं आया, अभी तो स्टे हुआ है, कुछ चीज़ों पे स्टे हुआ है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगा अभी फाइनल जब आर्गूमेंट होगा। आपको लगता है कि इसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसकी पूरी बात सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं? क्या हमारे अधिकार नहीं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो संविधान ने धारा 14, धारा 26 के अंदर हमें अधिकार दिए हैं, क्या उनका पालन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी का संरक्षक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे बाबरी मस्जिद में जब डिसीजन आया था तो लोग थोड़े भौचक्के से रह गए थे, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि लगता था कहीं ना कहीं कि जो प्रोसीजर है उसका ये किस तरीके से पालन हुआ है। नहीं, देखिए, वक्फ बाय यूज़र के अंदर 5 जजों की बेंच राम मंदिर फैसले पे थी, और उसने एडमिट किया था कि वक्फ बाय यूज़र इस्लाम का एक पार्ट है। उसने एडमिट किया था 5 जजेस के बेंच ने, तो होगा, पूरा यकीन है कि होगा। हाँ, 100% होगा। अच्छा, ये जो तमाम जो केसेस चलते हैं जब कोर्ट में, तो क्या इसका असर किसी राजनेता के राजनीतिक करियर पर पड़ता है? आप पर भी पड़ा? नहीं पड़ते। देखिए, केस आज का ये जो ट्रेंड चला है ना, ये पाकिस्तान का था, ये हमने अपना लिया। वो कैसे? पाकिस्तान के अंदर नेताओं को फंसा के डाला जाता था, अभी हमारे यहाँ चल गया। ये खतरनाक है, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर चीज़ नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, फिर आपने एक लंबा सफ़र तय किया, आप 2 बार जो है आप खुद चुनाव लड़े, बिना किसी बैनर पे भी चुनाव लड़े, तमाम पार्टियों में भी आप रहे, सपा में भी गए, फिर कांग्रेस में वापस आ गए। इस बीच में अब जो राजनीति में तब के दौर में और आज अब के दौर में क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर जो एक शिष्टाचार था वो ख़त्म हो रहा है। अटल बिहारी जी का ज़माना याद करिए, इंदिरा जी का ज़माना याद करिए, नेहरू जी का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नेहरू जी के टाइम की बस बातें किताबों में ही पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये तो मैंने अपनी आंख से देखे हैं। वो राजनीतिक शिष्टाचार सब खत्म हो गया है। ऐसी दुश्मनी हो रही है जैसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम आईना दिखाना है, विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के लोगों को बताना है कि आप ये गलत कर रहे हो। आज गलती गिनाने चलो तो आप मुकदमों के लिए तैयार रहो। ये ट्रेंड पाकिस्तान का था, हमारा थोड़ी था। पाकिस्तान का लोकतंत्र इसीलिए तो तबाह हो गया। हम अपने लोकतंत्र को तबाह नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि पब्लिक साथ में आएगी आपके? निश्चित रूप से पब्लिक हमारे साथ ही है।
अब आप नहीं, सेटिंग अगर, कर करके अगर आपके साथ होती हमारे साथ है तो चुनाव नतीजे कुछ और होते। हमने चोरी पकड़ तो ली, हमने चोरी पकड़ तो ली, 79 सीट्स की चोरी पकड़ी गई है, हमने पकड़ तो ली। चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा। चुनाव आयोग एक बात तो सुनिए, चुनाव आयोग किसी कहे हुए को ना माने, लिखे हुए को कैसे इनकार कर देगा चुनाव आयोग? आप बताइए, चुनाव आयोग ने एक कमरे के अंदर 80 वोट बना दिए, कैसे बना दिए भाई? एक नंबर से आपने वोट डिलीट कर दिए, कैसे कर दिए? चुनाव आयोग कैसे नहीं मानेगा? जो बात सबूत के साथ है उसे तो आयोग को मानना ही पड़ेगा। और आयोग कोई लास्ट वो थोड़ी है, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए और संस्थाएं भी हैं। इमरान साहब, राजनीति में अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप आज से देख लो कुछ अपने आप को। ये तो एक निरंतर चलता हुआ प्रोसेस है। आप ईमानदारी के साथ चलते रहिए, खुद ऊपर चढ़ जाएंगे। तो सब लोग चढ़ नहीं पाते, मुकद्दर भी होता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, चढ़ नहीं पाते। तो आप इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मैं कहाँ हूँगा कहाँ नहीं हूँगा। आप एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। यूपी में बात करूं तो अब चुनिंदा मुस्लिम चेहरों में एक आप हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऐसे में आपको लगता है कि आपकी अभी भूमिका जो है वो बढ़ेगी? देखिए, समाज में अपनी भूमिका बढ़ना और घटना एक अलग इशू हो सकता है कि आपकी कब भूमिका बढ़ रही है, कब भूमिका घट रही है। क्योंकि मेरा तो कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता। मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, काम करता रहता हूँ, समाज के लिए जिंदा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ और समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति हूँ। तो इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ चलना है, कहाँ नहीं, क्या नहीं। आपको लगता है कि कभी परिस्थितियां बदली तो यूपी में आप बहुत मेजर रोल में आ सकते हैं? ये तो आदमी के मुकद्दर के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता है। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वही होगा ना। इलेक्शन बहुत सारे लड़े आपने, जीते भी, कुछ में हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो लास्ट इलेक्शन में जब उसमें आप लीड कर रहे थे और अब एक अच्छी खासी लीड आपने तय कर ली थी और तकरीबन आपकी हार जो है, जीत आपकी वो मुकर्रर हो चुकी थी, आपकी आंखों में अचानक आंसू आए, क्यों? नहीं, देखिए, वो तो जब आदमी बहुत मेहनत करता है और सिर्फ नतीजा नहीं मिलता। 12-13 साल लगातार मैं चुनाव हारता चला गया और चुनाव हार सिर्फ इस वजह से रहा था, आदमी बहुत अच्छा है, बस क्या करें। तो ये जो सेंटेंस था, इस बार लोगों ने कहा नहीं, आदमी अच्छा है तो हम इसे वोट भी देंगे, बस। उस वक्त एक विजुअल चल रहा था जिसमें आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे किसी से और काफ़ी हंस मुस्कुरा रहे थे, काफ़ी खिलखिला रहे थे। उस बस आंसुओं वाले जो घटनाक्रम था उसके जस्ट बाद का ये घटनाक्रम है। कौन था फ़ोन पे? नहीं, मैडम का फ़ोन आया था, प्रियंका जी का। तो वो पूछ रही थी क्या हुआ। मैंने मैडम जीत गया इस बार इंशाल्लाह में। तो वो जीत ऑलमोस्ट तय हो गई थी, तो उनसे मैं कह रहा था मेरी नेता हैं, तो आप अपने नेता को बताते हुए खुशी तो होती है। आपकी नेता प्रियंका भी हैं, आपके नेता राहुल गांधी भी हैं। दोनों में से किसके नज़दीक हैं आप? राहुल गांधी तो प्रियंका जी के भी नेता हैं। मैं तो पार्टी का उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। जहाँ वो खड़ा कर देते हैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मेरा क्या है। इन दोनों में से किसको अपनी बात समझा पाना ज़्यादा आसान है? दोनों को। कुछ भी नहीं मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी टी शर्ट में जितने आम इंसान की तरह स्क्रीन पे दिखते हैं, क्या उतने ही आम इंसान उससे ज़्यादा आम उसके अंदर हैं। वो उससे ज़्यादा हैं, जितना वो दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल एकदम, उसको अगर आपको समझना हो राहुल जी को, तो ऐसे समझिए त्याग महात्मा गांधी का। बहुत बड़ी पदवी दे रहे हैं आप। हाँ, कोई चीज़ से उनको प्यार ही नहीं है। कैसे ही कपड़े पहन लें, वो खाने में उनको कोई वो नहीं है कि खाने के शौकीन है, उनको खाने कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ ठंड में भी वो टी शर्ट पहन करके यात्राएं की। हाँ, बिल्कुल एकदम उनका सबसे बड़ा तो त्याग की भावना। वो एनर्जी कहाँ से आती है उनके अंदर? वो एनर्जी या तो फिर मोदी जी में आती है या फिर राहुल गांधी में आती है? नहीं, देखिए, एनर्जी वो उनका खान पीन बहुत सादा, उनका बिल्कुल एकदम कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं, जूते चप्पल पे कोई ध्यान नहीं, ऐसे ही वो सादगी के साथ घूमते रहते हैं। बिल्कुल एकदम सवेरे उठते हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं,
एक्सरसाइज उनका। तो कभी आपने पूछा उनसे, आपको ठंड नहीं लगती क्या? दिसंबर जनवरी में भी आप टी शर्ट में चल रहे हैं। अंदर से जब आदमी मजबूत होता है ना तो सब चीज़ें चली जाती है। महात्मा गांधी को भी ठंड कहाँ लगती थी? तो महात्मा गांधी को कहाँ ठंड लगती थी? हाँ, वो भी एक धोती में चल हाँ, देते तो थे। कहाँ लगती थी? तो ये महात्मा गांधी के प्रतिरूप के रूप में राहुल गांधी को आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कांग्रेस भी यही करना चाह रही है क्या? मैं तो राहुल जी को अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पार्टी तो नेता हैं वो सबके, हर आदमी का नज़रिया अलग हो सकता है। मेरा नज़रिया ये है, राहुल जी के पास जो विज़न है, जो देश को बनाने का, देश को चलाने का विज़न है, वो अपने नाना का है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ब्लूप्रिंट था, आज उसी के ऊपर तो सब कूद रहे हैं। क्या था देश के पास जब देश आज़ाद हुआ? देश को खड़ा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सारे इंस्टीट्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर ये ब्लूप्रिंट ना होता तो हम खाद्यान्न के अंदर हम आत्मनिर्भर हो गए होते क्या? हमें तो जानवरों के खाने वाला अनाज मिलता था, जो रिजेक्टेड अनाज है वो आता था हिंदुस्तान के अंदर। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। दृढ़ता इंदिरा जी जैसी, जिनको गूंगी गुड़िया कहते थे, जब उन्होंने फैसले लेने का नंबर आया तो उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि उन्हीं इंदिरा जी के सामने सारी चीज़ें जुकती चली गईं। जब इंदिरा जी को फैसला लेने का नंबर आया तो 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर करके ये बता दिया कि अपनी औकात के अंदर रहो। ये थी दृढ़ता, ये था मजबूत नेतृत्व कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। आपके हिसाब से जवाहरलाल पूरा नेहरू? होनी चाहिए। जी 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 और अगर आपको शराफत देखनी है जी, तो राजीव गांधी की शराफत राहुल गांधी के अंदर दिखाई देगी कि सड़क पे चलते हुए आदमी को भी गले लगा करके वो किस तरह से बात करते हैं, हर चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत उनका। अगर आज ये देश के अंदर हम लोग बैठ करके कर रहे हैं, ये सारा सपना तो राजीव जी का था। राजीव जी तो लेकर आए थे टेक्नोलॉजी देश के अंदर। कहाँ थे? वरना उन्हीं टेलीफोनों में घूमते रहते हम कि ट्रंक कॉल हो रही है, ये हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट हिंदुस्तान में कंप्यूटर की बात जब राजीव गांधी करते थे, हम तो थे नहीं पार्टी में। यानी आपको लगता है कि ये जो मोदी का डिजिटल इंडिया है वो? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मेरी उम्र 55 साल है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। 87 के अंदर जब बोफोर्स के ऊपर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस बोफोर्स को साबित कर दिया था कारगिल युद्ध के अंदर, वो थे राजीव गांधी। अगर बोफोर्स ना होती तो कारगिल खत्म हो गया था, वो थे राजीव गांधी। आप क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी थे जिन्होंने कंप्यूटर की बात की थी। जब उन्होंने कंप्यूटर की बात की थी तो मजाक उड़ाया था उनका। किसने? सारे नेताओं ने, सारे विपक्ष, हम भी थे, जिस पार्टी में हम थे हमारे नेता भी मजाक उड़ा रहे थे। क्या बात आप कर रहे हैं? सब लोग कह रहे थे, कहने के क्या बातें कर रही हैं। उन्होंने उस वक्त 21वीं सदी में ले जाने की जब बात की थी तो लोग क्या कहते थे? राजीव जी को समझ ही नहीं पाए। 89 के अंदर सारा का सारा एक माहौल जिस चीज के ऊपर खड़ा हुआ था वो तो फुस बम निकल गया। अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते तो राजनीति क्या होती? देखिए, ये तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन राजीव जी ने जो राजनीति के अंदर, मैंने कहा ना शिष्टाचार, उनका देखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान देख लीजिए कि वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन के अंदर भेज दिया। आज आप ये सोच सकते हैं क्या विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार होगा? आज आप सोच सकते हैं? नहीं। यानी अटल जी की राजनीति से भी मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जो है अटल जी मुतासिर हैं। हाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? आप बताइए, 1979 में एज ए फॉरेन मिनिस्टर अटल जी ने फिलिस्तीन के लिए क्या बोला था? क्या बोला था फिलिस्तीन के लिए? नहीं, उस स्टैंड पे तो अभी भी अब तो आप वापस आए हो ना, अब वापस आए हो आप, चूंकि हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति अलाउ ही नहीं करती। आपने क्या कर दिया था? आप क्या अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं? जो आपके कभी थे नहीं उन्हें आप अपना बनाने चले, और जो आपके हमेशा थे आप उन्हें छोड़कर चले। मतलब आपको इजराइल की तरफ इशारा है? हाँ बिल्कुल, वो हमारा कभी दोस्त था, ना है, ना होगा। अभी करंट सिचुएशन में जो भारत की जो राजनीति है उसमें एकदम से अगर विदेश का कोई नेता उभर करके सामने आया है भारतीयों के लिए आइडियल के रूप में, तो वो नेतन्याहू उभर करके आए। ऐसी कोई खास वजह? नेतन्याहू तो शैतान है, आप उसे नेता मान रहे हो?
शैतान है, मासूम बच्चों का कातिल है। इतिहास उसे ईदी अमीन की तरह याद करेगा। जैसे ईदी अमीन ने कत्ल किए थे, ऐसे ही कत्ल उसने किए हैं मासूम बच्चों के, मासूम लोगों के। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा का पूरा तबाह करके डाल दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग मरे, जिसमें 45,000 मासूम बच्चे हैं। आप उसे नेता मान रहे हैं? वो नेता है? अच्छा, अगर मैं फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, पॉलिसी की बात करता हूँ, तो जब हमारी सरकार फ़िलिस्तीन को एक फ्री गवर्नमेंट, एक फ्री कंट्री मानती है, तो इज़राइल पे इस चीज़ के लिए दबाव क्यों नहीं बनाती कि तुम भी इसको मानो? इजराइल पे नहीं, मैंने सुना है कि मोदी जी बहुत कुछ कर देते हैं, जंगें मोदी रुकवा जी बहुत रुकवा चमत्कार। देते हैं। अरे मोदी जी चमत्कारी। वो तो ट्रम्प ने भी जंग रुकवाई थी। अब वो तो ट्रम्प, ये तो बस अब इस पे क्या बोलूँ मैं, इस पे नहीं बोल पाऊँगा। क्यों? नहीं, इसमें क्या बोलूँ मैं, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो व्यंग कर रहा हूँ। अभी आपने नेहरू जी की बातें बताई, इंदिरा गांधी की बातें बताई, राजीव गांधी की बातें बताई। नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी में आप किसको बेटर मानते हैं एज प्राइम मिनिस्टर? किसको? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में आप किसको बेटर प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? इंदिरा जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब देश की कमान संभाली तो 17 साल उन्होंने निर्विवाद रूप से शासन किया। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, पूरे देश को आगे ले जाने का एक सपना देखा, उसको आगे बढ़ा करके ले गए पूरी तरह से। संकट का सामना तो इंदिरा जी ने किया। अगला प्रधानमंत्री अगर चुनने की बात हो और आपके वोट से चुना जाना हो, आप राहुल गांधी को फेवर करेंगे या प्रियंका गांधी को? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, दोनों भाई बहन हैं। राहुल जी नेता हैं सबके, फैसला राहुल जी का होगा। जो राहुल जी करेंगे उसके ऊपर हाँ होगी, जो भी वो फैसला करेंगे, वो नेता हैं सबके। बीजेपी का एक खास वर्ग कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी को प्रमोट करता दिखाई देता है। आपके हिसाब से क्या है ये? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भाई बहन हैं वो। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्हें परिवारों में यही दिखाई देता है, क्योंकि इनके अपने यहाँ यही होता होगा। नहीं, बीजेपी हमेशा ये साबित करने की कोशिश करती है कि प्रियंका इज़ बेटर देन राहुल। तो ये क्या कोई खास स्ट्रेटजी है? इससे कोई मतलब ही नहीं है, बेकार की बातें हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की दोनों आंखें हैं ये। तो क्या ये प्रोपेगेंडा है? अरे और क्या है, इसके अलावा उनके पास एजेंडा नहीं है, इसीलिए प्रोपेगेंडा इस तरह का लाते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन की थोड़ी सी वहाँ सुगबुगाहट ज़्यादा है, और लालू यादव की जो पार्टी है वो आपके साथ पहले अलायंस में रही है, लेकिन अभी इस इलेक्शन में जो तेजस्वी ने ये कह दिया है कि हम खुद अपने सारे कैंडिडेट उतारेंगे। तो गलत क्या कहा उन्होंने? कहा सारे कैंडिडेट 247 मैं लड़ाऊंगा। तेजस्वी इंडिया गठबंधन का पार्ट है। इमरान मसूद जाके अगर कहेगा तो यही कहेगा कि मेरे सारे कैंडिडेट हैं। नहीं तो क्या कांग्रेस के भी कैंडिडेट सब को वही कैंडिडेट लड़ाएंगे? हाँ, राहुल जी ने क्या करा? अब ये आप मिक्स कर रहे हैं ना। राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी और तेजस्वी साहब साथ ही नहीं यात्रा कर रहे थे क्या? ये बेकार की बात है। नहीं तो ऐसे पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म नहीं नहीं, जाएगा अगर कहाँ क्षेत्रीय दल अखिलेश यादव अपने यहाँ यही करें? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव बिहार में अपने यहाँ करें। अरे भाई, ये जो और तेजस्वी जिस आपने बंगाल जिस में परिप्रेक्ष्य में जिस परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी ने बयान दिया है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। उन्होंने किसी पार्टी, अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी का बयान नहीं दिया है। नहीं तो इससे लगता नहीं कि अगर सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने कैंडिडेट गठबंधन में होते हुए अगर हर क्षेत्रीय दल अपने यहाँ विधानसभा अभी मैं समझा रहा हूँ, या तो आप घुमा रहे हैं या समझ नहीं रहे। तेजस्वी ने कहा कि मैं 247 कैंडिडेट लड़ाऊंगा। 247 का मतलब इंडिया गठबंधन है। राहुल जी ने तेजस्वी साहब के साथ मिलकर के यात्रा रही, राहुल जी की यात्रा में साथ साथ रहे। नहीं तो वो किसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? तो अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमेशा नहीं हुआ क्या? अपने अपने सिंबल पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगे। 2027 में क्या होने वाला है? परिवर्तन। आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं ये आपका एक पूर्वाग्रह है, कैलकुलेशन है, या फिजाओं देखिए, जो दिखाई दे रहा है वही बोल रहा, जो दिखाई दे रहा है वो बोल रहा हूं। कोई लोकतंत्र में अजर और अमर नहीं होता। बहुत ताकत के साथ आए, बहुत ताकत से चले भी गए। बहुत
जिन्हें आप कमज़ोर समझते थे वो सत्ता के अंदर आ गए। तो ये कुछ नहीं है, ये तो लोकतंत्र की एक चक्र है, वो चल रहा है। मायावती को आप कहाँ देखते हैं? मैं तो कहाँ देखूं, मैं तो वहीं देखता हूँ जहाँ बहन जी हैं। बहन जी अपना आप को देख लें वो कहाँ हैं। अगर वो अपना आप को देख लेंगी तो परिवर्तन आ जाएगा। जिस हिसाब से चुनाव में डाउनफॉल उनका जा मैंने रहा कहा है, ना कि बहन जी अपने आप को देख लें, किसी को देखे ना, वो अपने आप को देख लें। जिस दिन उन्होंने अपने आप को देख लिया उसी दिन परिवर्तन आ जाएगा। चंद्रशेखर का क्या रोल रहने वाला है यूपी की राजनीति में? चंद्रशेखर भाई है हमारा छोटा, हमारी कामना है वो खूब तरक्की करे, वो हमारा भाई है। उनको तरक्की करना आप लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करेगा? नहीं, मुझे नहीं पता राजनीति क्या है, मेरा उससे व्यक्तिगत रिश्ता है, वो मेरा छोटा भाई है, उसकी तरक्की से नहीं, हमेशा खुश हूँ। हम तो राजनीति की बात कर रहे हैं। तो राजनीति का तो अभी देखिए, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दबाजी है। आपको क्या लगता है कि यूपी में बदलाव होने वाला है? बदलाव तो होगा, बदलाव तो होगा, केंद्र सरकार में बदलाव सब जगह होगा। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, वो आपका और मेरा नहीं है, वो प्रकृति का नियम है, बदलाव होता ही है, होगा। बीजेपी में रिटायरमेंट की बात चली थी कि 75 के बाद जो है रिटायर हो जाना चाहिए। ये तो आपके हिसाब से किस किस को रिटायर हो जाना मुझे चाहिए? नहीं पता, ये तो नैतिकता का सवाल है। दूसरे को नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले अपना आप नैतिकता का पाठ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे नहीं पता। मोदी जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग थे वो नैतिकता का पाठ खुद भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। ये तो भागवत की तरह नहीं आप कह रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था और फिर बाद में कहने लगे कि मुझे मैं नहीं तो पता, एक किसी- जनरल स्टेटमेंट अरे दिया बहुत था। बड़े लोग हैं, मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ किसी के, मैंने बता दिया। वो भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति तो करते मैं तो हैं। बहुत बड़े लोग हैं, आप हम- किसी से कम बड़े थोड़ी तो हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे आप हैं। भी संसद में हैं, वो भी संसद तो में। हमने बता तो दिया, बस ज़्यादा नहीं। इमरान साहब, आप जो है जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें आप थोड़े दिनों के लिए सपा में गए और फिर वापस आ गए। वो कुछ समझ में नहीं आया वो एपिसोड, वो छोड़िए, उसमें क्या भूमिका थी आपकी, वो एपिसोड कहाँ फर्क पड़ गया? वो एपिसोड खत्म हो गया। अच्छा, उसको आप अपनी जिंदगी से डिलीट करना चाहते हैं? डिलीट हो गया, करना क्या चाहता हूँ, हो चुका। नहीं, मैं वो कहूँ तो ना, ये हो इतिहास गया। के पन्नों में दर्ज हो गया साहब, अब ऐसे वो कैसे? जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन्हें ना पढ़ा जाए तो बेहतर है। मतलब आप अब उससे जो है उबर चुके हैं, बहुत आगे, आगे जा चुके हैं। बहुत आगे। कुछ शिकवे गिले भी हुए होंगे जिंदगी में होते हैं शिकवे के लिए, लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ें भूल जाती है। आरएलडी की बात करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं आपका भी जुड़ाव है, एक आप कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी हैं, और ये राजनीति को तय भी करता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। आरएलडी जब बड़े चौधरी साहब थे उनके ज़माने में भी उनका मामला बड़ा डामाडोल सा रहता था, छोटे चौधरी के टाइम में भी वही चीज़ें चल रही हैं। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसको कैसे पचा पा रहे हैं? देखिए, ये तो उनका अपना मसला है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ये तो जयंत भाई देखें उनको किस तरह चलना है, क्या करना है, ये उनका मसला है। लेकिन जयंत भाई का जो पार्टी का जो करैक्टर था, वो सेक्युलर फोर्सेस के साथ चलने का था, उसको डेंट चौधरी साहब के ज़माने में लगा, अभी और लग गया। लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। अब अभी एक प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिससे लगा कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी पछतावा है और वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो उनको ही बेहतर पता होगा, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अगर वो वापसी करना चाहें तो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, उसके वक्त के ऊपर पार्टियाँ फैसले करती हैं, उसके अंदर कहीं हमारी भूमिका होगी तो निश्चित रूप से मेरा जयंत की तरफ झुकाव हमेशा रहता है, क्योंकि मैं भाई की तरह मानता हूँ। चौधरी साहब के साथ मेरे रिश्ते हमेशा बहुत बाप बेटे की तरह रहे। उनके जाने से एक चीज़ और भी बहुत बड़ी हुई, सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, बल्कि किसानों का जो एक बड़ा एक ग्रुप तैयार हो गया था, और ख़ासतौर से उसने अपनी ताकत भी दिखाई थी पूरे देश में, वो ग्रुप भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, लगता है आपको? नहीं, वो तो नहीं। देखिए, किसानों की ताकत तो कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती देश में। किसानों को जो ताकत चौधरी चरण सिंह ने दी थी, वो ताकत कभी कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से किसान नेता यूनाइट थे, उसमें भाई आरएलडी का भी जो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो किसान ही है, तो वो सब एक झंडे के नीचे थे, और वो था भारतीय किसान यूनियन का देखिए, झंडा। अभी ये बहुत ऐसी चीज़ें हो गई जिनके ऊपर अभी मैं समझता हूँ कि चर्चा करना बहुत जल्दबाजी होगा। बस इतना कह सकता हूँ कि किसान इस देश की रीढ़ है, ना उसको कोई तोड़ सकता और ना उसको कोई झुका सकता।
अच्छा, एक चीज़, जब बाबरी मस्जिद का जब डिसीजन आया था उस टाइम कोर्ट ने ये तय किया था कि इसको नज़ीर के तौर पे नहीं देखा जाएगा, ये एक अलग मसला है और एक अलग तरीके से इसका डिसीजन दिया गया है, इसको किसी और केस के लिए नज़ीर नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद आप भी देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं कि जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, मूर्तियां निकाली जा रही हैं। देखिए 1991 का जो एक्ट है, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, और संविधान का और कानून का अगर राज नहीं होगा तो अराजकता होगी। अराजकता तक तो ठीक है, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक सौहार्द पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा कि है? अराजकता के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए? बंद होंगी और हैं भी, बंद होंगी। कानून को तो मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। देश के अंदर रहना है तो संविधान को अंगीकृत करना पड़ेगा। देश जो के लोग संविधान को नहीं मानते वो भी आज कह रहे हैं कि हम संविधान के बने वो करेंगे, तो वो तो संविधान के बिना सब कुछ बेकार है। संविधान तो देश की आत्मा है, अगर किसी देश की आत्मा ही निकल जाए तो फिर क्या बचा? तो देश के विकास पर आप इसका कितना असर मानते हैं? देश का सारा विकास रुकता है कभी भी जब जिस देश के अंदर अनरेस्ट होगा, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर अनरेस्ट होगा तो वहाँ तरक्की नहीं आ सकती। तरक्की आने का सबसे पहला जो रास्ता है वो रास्ता शांति व्यवस्था से होता है। बार बार यहाँ एग्जाम्पल पाकिस्तान का दिया था कि पाकिस्तान का हमारा क्या मुकाबला है? पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है भाई, पाकिस्तान का हमारा क्या मुकाबला है? पाकिस्तान कहाँ है हमारे मुकाबले? पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या मुकाबला है? नहीं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं अब तो। हमारा पाकिस्तान से क्या मुकाबला? पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, वो अपने आप को ही मार रहा है, उससे हमारा क्या मुकाबला? ये जो चाइना की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है, जो राहुल जी ने स्पीच दी थी ना पार्लियामेंट में, उसको सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि जीनियस पर्सनैलिटी क्या होती है। राहुल जी ने सब बातें पहले बोल चुके। आपके इमरान मसूद के जो है ज़बान से सुनना चाहते हैं। नहीं, राहुल जी बोल चुके, राहुल जी सब बातें बोल चुके। जो गलती आपने की थी उन्हें सुधार लीजिए बस। लगता है कि चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके हम ना बहुत बड़ी दोस्ती ना गलती कर रहे हैं। दुश्मनी, अपने हित की बात करिए, अपने हित को देखिए कि आपका हित क्या है। अगर आप अपने हित को देखेंगे, देश हित को देखेंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ट्रंप के बारे में क्या कहना है आपका? ट्रंप हमारा बाप है कि ट्रंप की तरफ हम हर वक्त देखेंगे। क्यों देखें हम ट्रंप की तरफ? 140 करोड़ लोगों की आबादी का देश है भारत। कोई वो नहीं है कि आप उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे। 140 करोड़ लोगों की आबादी का देश है, ज़रूरत उनकी भी है, केवल हमारी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चाइना की तरफ सबक जाना, किसी को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। सबक हमें सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो देश का जो सांप्रदायिक माहौल बड़ा तखड़ बखड़ सा हुआ पड़ा है, बिगड़ा सा है, अब तो ठीक है, अच्छा, लोगों की समझ में आ गया है कि नफरत से नहीं चलेगा देश, देश मोहब्बत से चलेगा। युवाओं के लिए कुछ खास आपका राहुल संदेश? गांधी ने जो नारा दिया था देश में मोहब्बत का, वो काम कर गया है। मोहब्बत से ही चलेगा देश, नफरत से नहीं चल सकता। तो आप हैं सहारनपुर की शान और जान, युवाओं के दिलों की धड़कन, इमरान मसूद साहब, जिनको आपने बड़ी बेबाकी के साथ बोलते सुना, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते सुना। ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ अगली बार होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।